जैसे अभी पढ़ कर के आए हैं, जग्रह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्योगतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान रसनाथर्वनादपि। नाटक के विषय में कहा गया था कि नाटक का संवाद ऋग्वेद से लिया गया है। जैसे कि नासदीय सूक्त पढ़ते हैं, यम यमी संवाद पढ़ते हैं, वहाँ से संवाद लिया गया है। और भी संवाद बहुत सारा है उसमें, शर्मा पाणी सूक्त वगैरह, वहाँ से संवाद है। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, सामवेद से गीत और अथर्ववेद से रस लिया गया है। उसी में वेद यजुर्वेद को गद्यात्मक कहते हैं कि यजुर्वेद गद्यात्मक है। गद्यात्मक हो यजुर्हु, यजुर्वेद गद्यात्मक है। गद्य भाग की उत्पत्ति यजुर्वेद से मानते हैं। गद्य शब्द गद धातु गद व्यक्तायाम वाची, गद व्यक्तायाम वाची, गद व्यक्तायाम वाची, व्यक्त जो होता है उसी को गद कहते हैं। व्यक्तवाची होना चाहिए, अव्यक्त नहीं। भाष व्यक्तायाम वाची भी आया था पीछे, भाषा शब्द जो पढ़े थे, भाषा से यत प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। दंडी ने काव्यादर्श में गद्य काव्य की परिभाषा देकर इसे आख्यायिका और कथा के रूप में विभाजित किया है। अपादः पद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा। गद्य दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं दो तरह के? कथा और आख्यायिका, दोनों गद्य के प्रकार हैं, कथा और आख्यायिका। गद्य काव्य इतना कठिन और विरल हो गया है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक उक्ति चल पड़ी। 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक उक्ति चल पड़ी थी। क्या उक्ति थी? गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति इति। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति इति, अर्थात गद्य काव्य लिखना कवियों की कड़ी परीक्षा है। गद्य काव्य लिखना सरल नहीं है, कवियों की कड़ी परीक्षा है। गद्य का प्रथम रूप हमें यजुर्वेद की संहिताओं में मिलता है। यजुर्वेद की परिभाषा ही दी गई है, अनियताक्षरवसानम यजुः। अनियताक्षरवसानम यजुः, साम या ऋग क्या होगा? यजुः। याद कर लीजिएगा इसको, अनियताक्षरवसानम यजुः। तथा गद्यात्मकम यजुः। यजुर्वेद गद्यात्मक है। यजुर्वेद की परिभाषा ही इस तरह से है और गद्य की उत्पत्ति यजुर्वेद से मानते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायणी संहिताएं अधिकांशतः गद्यात्मक है। यजुर्वेद का दो विभाग हुआ है, जानते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायणी संहिताएं अधिकांशतः गद्यात्मक में हैं, गद्य में हैं। ब्राह्मण और आरण्यक जो पूर्णतः गद्य में ही हैं। वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उसके बाद अंतिम भाग है उपनिषद। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदस्य अंतिम भागः, जिसको वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को। ब्राह्मण और आरण्यक जो पूर्णतः गद्य में ही हैं। पतंजलि का महाभाष्य, सबर स्वामी का सावर भाष्य, मीमांसा दर्शन पर शंकराचार्य का शारीरक भाष्य, शंकराचार्य जी का शारीरक भाष्य है, शंकराचार्य का शारीरक भाष्य है ब्रह्मसूत्र पर, इत्यादि उत्कृष्ट शास्त्रीय गद्य के रूप है। ये सभी उत्कृष्ट गद्य काव्य के रूप है। ये भाग है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के रचनाकार अलग हैं, उत्तर मीमांसा के रचनाकार अलग हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण जी। पूर्व मीमांसा कर्मकांड पर और उत्तर मीमांसा ज्ञानकांड पर आधारित है। आचार्य शंकर की गद्य शैली प्रसन्न गंभीर है। इसका परिमाण भी प्रचुर है, क्योंकि 10 उपनिषदों, गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य जी 10 उपनिषद ही मानते थे। 11वां उपनिषद वो नहीं मानते हैं, 10 उपनिषद मानते हैं। तो आचार्य शंकर की गद्य शैली प्रसन्न गंभीर है। इसका परिमाण भी प्रचुर है, क्योंकि 10 उपनिषदों, गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से आते हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों प्रस्थान त्रयी में आते हैं जी। साहित्यिक गद्य के प्रयोग का अनुमान
कात्यायन और पतंजलि के द्वारा दी गई सूचनाओं से होता है। साहित्यिक गद्य का अनुमान कात्यायन और पतंजलि के द्वारा दी गई सूचनाओं से मिलता है। त्रिमुनि का नाम कौन कौन सा है? त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पतंजलि ने आख्यायिकाओं के नाम भी दिए हैं, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा तथा भैमरथी। तीनों का याद रखिएगा कि ये तीनों आख्यायिका है। पूछ लेता है सुमनोत्तरा, भैमरथी, वासवदत्ता, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा। पूछ लेगा कि ये आख्यायिका है या कथा है, नाटक है इत्यादि क्या है, तो आख्यायिका है। साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण अभिलेखों में प्राप्त होता है। इस दृष्टि से रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जिन्होंने नेट की तैयारी किया है वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है इसमें से। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी तथा हरिसेन कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति प्रयाग स्तंभ लेख 360 ईस्वी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हाँ, ये पहले भी आया था। वासवदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु। सुमनोत्तरा और भैमरथी किसकी रचना है? सुमनोत्तरा, भैमरथी पढ़ करके आए हैं अभी। पतंजलि। साहित्यिक गद्य का स्पष्ट अभिलेख से ये हो गया। समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं और व्यक्तिगत गुणों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। इस प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। साहित्यिक गद्य का विकासशील रूप दंडी, सुबंधु या वान की रचनाओं में प्राप्त होती है। अब दंडी की कौन सी रचनाएं हैं? काव्यादर्श, दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा, ये दंडी की रचनाएं हैं। और सुबंधु की वासवदत्ता। वान की रचना कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम, और भी रचनाएं हैं इनकी। गद्य काव्य के भेद। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? गद्य काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, कथा और आख्यायिका। जी, संस्कृत गद्य काव्य के दो मुख्य भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। आख्यायिका ऐतिहासिक विषयों पर एवं कथा पूर्णतः काल्पनिक विषयों पर आश्रित होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आख्यायिका किस तरह का होता है और कथा किस तरह का होता है? आख्यायिका ऐतिहासिक विषयों पर एवं कथा पूर्णतः काल्पनिक विषयों पर होता है। कवि की कल्पना होती है कथा में और आख्यायिका ऐतिहासिक होता है। बाणभट्ट की गद्य रचनाओं में हर्षचरित आख्यायिका तथा कादंबरी कथा के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। हर्षचरितम अभी पढ़ करके आए हैं, जिसमें कि प्रभाकर वर्धन का बेटा राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और उनकी बेटी राज्यश्री का वर्णन है, जो कि ऐतिहासिक है। और बाणभट्ट की रचना है कादंबरी, कथा है। कथा में कितने भाग हैं? कादंबरी की कथा में दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उसी के अंतर्गत ही शुकनासोपदेश पढ़ करके आए हैं। शुकनासोपदेश किसकी रचना है? पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? बाणभट्ट की रचना है जी। कथा में कथा वस्तु कविकल्पित होती है, आख्यायिका में ऐतिहासिक होती है। कथा के आरंभ में पद्यों के द्वारा सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा तथा कवि के वंश का वर्णन होता है। जैसे पढ़ करके आए हैं कवि का वंश वर्णन हर्षचरितम में, कथा और कादंबरी में भी पढ़े थे। कथा का विभाजन नहीं होता, आख्यायिका उच्छ्वासों या निश्वासों में विभक्त होता है। हर्षचरितम में कितने विभाग हैं? 8 उच्छ्वास हैं। 8 उच्छ्वास में पहले प्रथम तो पूर्वार्ध मान लिया है कि पहले वाला प्रथम और द्वितीय उच्छ्वास को, जिसमें कि बाणभट्ट की जीवनी वर्णन है, वंशावली वर्णन है। और उसके बाद 3 से लेकर के 8 तक में प्रभाकर वर्धन के हर्षवर्धन का जीवन चरित वर्णन है।
उच्छ्वासों के आरंभ में भावी घटना का परोक्ष निर्देश करने वाले पद्य भी होते हैं। कथा में मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है। मुख्य कथा को लाने के लिए दूसरी कथाएं प्रवेश होती है, उसके बाद मुख्य कथा प्रारंभ होता है। आख्यायिका में कवि अपना वृत्तांत देकर मुख्य कथा को आरंभ करता है। इन दोनों में समानता के तथ्य भी बहुत हैं, जैसे दोनों की रचना संस्कृत गद्य में ही होती है। गद्य की शैली दोनों में समान रहती है। रस और भावों का समान रूप से प्रयोग होता है। नगर, वन, सरोवर, राजा, राज्यसभा, मृगया, प्रेम आदि का समान रूप से वर्णन दोनों में होता है। गद्य के प्रकार में गद्य के कितने प्रकार हैं? प्रश्न आया ही है वहाँ पे, जो कि मुक्तक 2 बार आ गया है टेलीग्राम में, ठीक कर लिया जाएगा उसको। अग्नि पुराण 5 मानता है। गद्य के 5 भेद अग्नि पुराण जी। समास के प्रयोग तथा वृत्त भाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के 4 प्रकार माने गए हैं। समास के प्रयोग की दृष्टि से कौन कौन से हैं? मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक। मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिकाप्राय, चूर्णक, ये गद्य के 4 प्रकार हैं। जिनको याद नहीं है याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, बाद में क्यों। मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक। अब इनकी व्याख्या करते हैं। समास से रहित गद्य रचना को मुक्तक कहते हैं। समास से रहित गद्य रचना जो होती है उसको मुक्तक कहते हैं। मुक्त रूप से भाई घूमते रहो, बिना समास का तुम ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है, मुक्तक। जहाँ गद्य में छंद के अंश आ जाए उसे वृत्तगंधी कहते हैं। जहाँ छंदों का प्रयोग हो जाए, वृत्त मतलब क्या होता है? वृत्त मतलब छंद होता है ना। वृत्त कौन सा वृत्त है? सुने ही हैं, वृत्त मतलब छंद होता है। तो वृत्तगंधी, जहाँ छंद के अंश आ जाए उसे वृत्तगंधी कहेंगे। लंबे समासों से युक्त गद्य उत्कलिका प्राय कहलाता है। उत्कलिका प्राय जिसमें लंबे लंबे समास हो वह उत्कलिका प्राय कहलाएगा। तथा अल्प समासों से युक्त गद्य को चूर्णक कहा जाता है। अंतिम वाला चूर्णक है। चूर्णक जिसमें अल्प समास हो उसको चूर्णक कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, गीति काव्य के बारे में पढ़ें। गद्य काव्य कंप्लीट है।